हेलो फ्रेंड, आज हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। एक्चुअली में हमने अभी पिछली कक्षा में देखा कि हम कोशिका क्या होती है या कोशिका संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं। अब हम आज जानते हैं, आज हमारी सेकंड क्लास है। हमें वैसे पढ़ना है जीव जगत का वर्गीकरण, परंतु उसके पहले हम देखेंगे कि आखिर बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, जंतु विज्ञान क्या है, हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सबसे पहले उसका आधार जानना है, बेस जानना है, क्योंकि हम यूं ही हवाई नहीं करना चाहते हैं, हमें एक एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करते हुए अपने कोर्स की तरफ ध्यान देता हूँ। सबसे पहले हमें बायोलॉजी के बारे में जानना है क्योंकि पहले आपको मैं बता दूं कि हमको बायोलॉजी पढ़ना है, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की परिभाषा जानेंगे। फिर बायोलॉजी की परिभाषा किसने दी, या फिर बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, या आगे चल के जब जंतु जगत का वर्गीकरण होगा तो कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जो आए जिन्होंने जंतु विज्ञान से संबंधित अपने अपने तथ्यों को दिया। सभी बातें इम्पोर्टेंट हैं, कुछ किताबें लिखी गई। यहाँ तक कि जो जीव जगत का वर्गीकरण था उसमें काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है और पढ़ने लायक है, लेकिन जब हम पुरानी किताबों को देखते हैं या फिर हम पुराने वैज्ञानिकों का क्रम देखते हैं तो वहाँ से कठिनाइयाँ बढ़ रही थी, जबकि धीरे धीरे करके वे सब अब सरल हो गई हैं। क्योंकि हमें किसी जीवों के बारे में पढ़ना है, जंतुओं के बारे में पढ़ना है, प्लांट या पादपों के बारे में पढ़ना है, तो जब तक हम उनका वर्गीकरण ना कर लें, चाहे वह शारीरिक रूप से उनको अलग कर दिया जाए, कोशिका से अलग कर दिए जाए, है ना, कि किसी में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसी में नहीं पाई जाती है, या फिर हम आगे चल के देखते हैं कि प्रजनन के आधार पे भी अलग कर देते हैं, पोषण के आधार पे भी अलग कर देते हैं, है ना, ब्लड या रक्त के आधार पे भी अलग कर देते हैं। कुछ जंतुओं में रक्त पाया जाता है जबकि कुछ में रक्त नहीं पाया जाता, या फिर पाया भी जाता है तो लाल रंग का नहीं होता। इस तरह की कई प्रोसेस होंगी पढ़ाई में, आगे चल के हम देखेंगे। परंतु हमको सबसे पहले जानना है कि आखिर बायोलॉजी किसे कहते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान आखिर है क्या। तो विज्ञान की वह शाखा, या हम कह सकते हैं कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों से मतलब है कि अपन लोग, हम लोग, या फिर जहाँ पे जीवन है, सजीवों की बात मैं कर रहा हूँ। क्योंकि हम देखते हैं कि एक जो जीव जगत है वहाँ पे कुछ सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं और कुछ मृत हैं, मतलब मृतोपजीवी, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ने को मिल रहा है। तो बायोलॉजी में जो बायोलॉजी या जीव विज्ञान की जो परिभाषा है वह यह है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाती है। बायोलॉजी अंग्रेजी से, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक तो बायो और दूसरा लोगोस। तो बायो का अर्थ होता है कि लाइफ अर्थात जीवन से, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी अर्थात अध्ययन से। तो बायोलॉजी, तो बायो का अर्थ लाइफ और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन से। तो अब हम एक चीज़ तो जान लिए हैं कि जीव विज्ञान की आखिर परिभाषा क्या होती है, और जो जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी जो है वह जो दो शब्दों, देखिए दो शब्द निकल के आते हैं, बायो और लोगोस, है ना। ये भी हम जान गए हैं कि अर्थात इन दोनों, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि बायोलॉजी में जो बायो का अर्थ है वह किससे संबंधित है ना, या फिर लोगोस का अर्थ है वह किससे संबंधित है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीव विज्ञान का अगर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। देखिए जीव विज्ञान यहाँ पे मैंने लिख दिया है जीव विज्ञान। अब इस जीव विज्ञान का आज मैं प्रयोग कर रहा हूँ, कल आप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो हम देखते हैं कि जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग एक जंतु वैज्ञानिक थे लैमार्क, जो फ्रांस के थे, और दूसरे जंतु वैज्ञानिक ट्रेविरेनस, ठीक है ना, ट्रेविरेनस, जो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। तो हमें दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। पहले लैमार्क जो कहाँ से थे, फ्रांस से थे, दूसरे ट्रेविरेनस जो कहाँ से थे, जर्मनी से थे। इन दोनों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। कब किया, तो 1801 में। हमें क्रम से पढ़ना है, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा अगर,
तो मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव है, क्रम ही सब कुछ है। आपका समय एक निश्चित होना चाहिए, पढ़ने का समय निश्चित होना चाहिए, क्या पढ़ना है ये निश्चित होना चाहिए, कैसे पढ़ना है ये भी निश्चित होना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और पढ़ते जाएंगे, कोई उसमें आपका ना कोई ना स्किल इंक्रीज होगी, चाहे वो रीडिंग से लेके हो, चाहे राइटिंग से लेके हो, है ना। तो हमें सिर्फ क्रम से पढ़ना है। इसीलिए मैंने आज बायोलॉजी का चैप्टर में सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी, आखिर बायोलॉजी की परिभाषा क्या होती है। इसके बाद हमने देखा कि बायो और लोगोस का दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या क्या है। इसके बाद हम देखते हैं तो जीव विज्ञान जो थी उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, यह भी पूछा जाता है। तो जीव विज्ञान जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले दो वैज्ञानिक जंतु वैज्ञानिक थे, पहले लैमार्क और दूसरे ट्रेविलिनस। तो लैमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविलिनस जर्मनी के थे। इसके बाद हम देखते हैं एक चीज़ और देखते हैं, जो प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न जो है इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आप जब समझिए अरस्तु, एक नाम अरस्तु को आपने सुना होगा, अरस्तु। तो अगर जंतु जगत का पिता कह सकते हैं, अगर संबोधित करें जीव जगत के पिता, जंतु जगत के पिता, इनको, ठीक है ना। तो फादर ऑफ जंतु जगत के पिता के कौन कहलाते हैं, अरस्तु। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी, एक तो बायोलॉजी लिखी है, एक जूलॉजी लिखी है। अगर दोनों आते हैं तो दोनों में अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। बायोलॉजी का मतलब होता है, क्या होता है, आप देखिए ऊपर, जीव विज्ञान, ठीक है। और जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, ठीक है। मैं आपको एक एक वर्ड बता रहा हूँ कि बायोलॉजी और जूलॉजी, ठीक है। इसके बाद इन दोनों के जो फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी किसे जाना जाता है, तो वो किसे जाना जाता है, अरस्तु को। तो हमें 3-4 चीज़ें देखने को मिली, अरस्तु भी देखने को मिल गए, लैमार्क, ट्रेविलिनस मिल गए। इसके बाद बायोलॉजी का हमें परिभाषा भी पता चल गई। इसके बाद हम आते हैं कि सबसे पहले अरस्तु जो थे, इन्होंने क्या किया, एक तो जीव जगत इतना बड़ा था कि उन्हें उस जीव जगत को समझना था। समझने के लिए हम किसी भी चीज़ को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, कई भागों में डिवाइड कर देते हैं, लक्षण के आधार पे, शारीरिक संरचना के आधार पे, मैंने और भी चीज़ें बताई, प्रजनन के आधार पे, पोषण के आधार पे, जैसे बांट दिए, तो हमको समझना एक आसान प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अरस्तु थे उन्होंने इतना नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि कुछ पौधे हैं जो प्लांट हैं और कुछ जंतु हैं, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। जो जीव जंतु हैं उनको अलग कर देते हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनको अलग कर। उन्होंने जीव जगत का जो वर्गीकरण किया 2 भागों में कर दिया। किसमें किसमें, एक तो पादप जगत में और एक जंतु जगत में। तो इसे कह सकते हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। यहाँ तक अगर प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत, कुछ भी कह सकते हैं, आपको परिभाषाएँ याद होनी चाहिए, वर्ड भी याद होनी चाहिए। तो अरस्तु जो आए, अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने किया ये कि जो जीव जगत था उस जीव जगत को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला पादप जगत का वर्गीकरण कर दिया और दूसरा कर दिया आपका जंतु जगत, 2 भागों में बांट दिया। अभी हम आगे चलेंगे तो पादप जगत को भी पढ़ेंगे और जंतु जगत को भी अलग अलग पढ़ना है, लेकिन बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर क्या होता है, एक वैज्ञानिक आते हैं यहाँ देखेंगे, पहले तो अरस्तु हो गए, इसके बाद आते हैं लीनियस, मैं लिखना भूल गया था, लीनियस। तो जो लीनियस हैं इनको कैरोलस लीनियस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया, जैसे अरस्तु ने 2 भागों में जीव जगत को बांट दिया, वैसे कैरोलस लीनियस ने भी किया। इन्होंने भी जो जीव जगत के जो प्राणी या पादप थे, जो भी थे सब इकट्ठा, उनको भी 2 भागों में बांट दिए। और 2 भागों में बांटने के बाद इनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, सिस्टमा नेचुरी। ये एक बुक है, ये पूछा जाता है कि आखिर सिस्टमा नेचुरी किसकी लिखी हुई बुक है या किससे संबंधित है, तो कैरोलस लीनियस से ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अरस्तु की ही भांति इन्होंने भी जो जीव जगत को 2 भागों में बांट दिया, है ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इनको ही फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी मतलब अर्थात आधुनिक जगत के वर्गीकरण कौन होते हैं, वो आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कैरोलस लीनियस। इसके बाद हम देखते हैं, हमें इन बिंदुओं को अच्छे से देखना है और अपने नोट्स में लिखते जाना है और प्रिपेयर करना है। मैं टेस्ट भी लूँगा,
इसके बाद देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं कि जो अभी हमने देखा कि अरस्तु आए, अरस्तु ने 2 भागों में बांट दिया। इसके बाद कैरोलस लीनियस आते हैं, उन्होंने भी 2 भागों में बांट के और एक किताब रखी सिस्टमा नेचुरी, उसमें लिख दिया और ये आधुनिक जगत के पिता कहलाते हैं, ठीक है ना। आधुनिक जगत वर्गीकी के पिता कहलाते हैं, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी याद रहे, ठीक है, याद रहना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक वैज्ञानिक और आते हैं, मैं फिर यहाँ लिखना भूल गया, विटेकर ये वैज्ञानिक आते हैं, ये और थोड़ा सा आगे चल के आते हैं। तो विटेकर क्या करते हैं, इन्होंने जो जीव जगत को 5 भागों में बांट दिया। 5 भागों में बांटने के बाद बहुत सारी चीज़ें एक आसान हो गई समझने के लिए, जीव जंतुओं को, पादपों को, या फिर जलीय जीव जंतुओं को, या फिर ऐसे जीव जंतु जो जल एवं थल दोनों में रहते हैं, या एक ऐसे पादपों को जो जल में रहते हैं, या फिर जलोद्भिद हैं, मरोद्भिद हैं। ये सब चीज़ें आगे अपन क्लियर करेंगे, परंतु अभी हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ एक बेस तैयार करना है ताकि हमारी रुचि बनी रहे बायोलॉजी में। तो विटेकर आए, आप यहाँ पे देखेंगे 5 जगत का वर्गीकरण। कभी प्रश्न आता है कि आखिर 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया, तो आप कह सकते हैं कि विटेकर ने दिया, ठीक है। 2 जगत का वर्गीकरण अरस्तु थे, फिर इसके बाद कैरोलस लीनियस आते हैं, वो भी 2 जगत का वर्गीकरण कर देते हैं, सिस्टमा नेचुरी बुक में अपने लिख देते हैं, और उन्हें ही मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पिता कहलाते हैं, वो है ना, आधुनिक वर्गीकी के पिता कहलाते हैं। कौन? कैरोलस लीनियस। इसके बाद देखते हैं कि जब 5 जगत का वर्गीकरण होता है, अब हमें आसानी हो जाती है जंतुओं को पहचानने में, क्योंकि लक्षण के आधार पे, शारीरिक संरचना के आधार पे, पोषण के आधार पे, या फिर सूक्ष्म जीव, एक कोशीय, बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के बाद उन्होंने जीवों को क्या किया, अलग अलग कर दिया। तो 5 जगत का वर्गीकरण हम कह सकते हैं किसने किया, विटेकर ने किया। तो आप देखिए, सबसे पहले आपके लिखा होगा मोनेरा, ठीक है, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर पादप, फिर कवक, फिर जंतु। आप 4-5 बार बोलेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। ये 5 जगत हैं। अगर हम चाहें तो इनको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, और पढ़ना ही चाहिए। हमें सिर्फ याद करना है इन सब चीज़ों को। अभी याद करिए आप कि जो विटेकर थे उन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण दिया। पहला क्या था, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, पादप और फंजाई या फिर जंतु, अलग अलग, ठीक है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। जंतु हम जानते हैं, पादप हम जानते हैं, कवक भी हमें शायद पता हो, या बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे उनको कवक पता होगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा को भी देख लेते हैं। हालांकि मैं सबको बताऊंगा, हर एक पॉइंट को मैं नोट करवाऊंगा, लेकिन आपको भी अपने से कुछ चीज़ें ढूंढनी है, NCERT बुक पढ़नी है। बार बार मैं यही चीज़ आपसे बोलता हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मोनेरा, आखिर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अभी आगे चल के हम देखेंगे कि जंतुओं को भी कई भागों में बांट दिया। जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनको अलग कर दिया, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनको अलग कर दिया, है ना, जिसे मेरुदंड कहते हैं। इसके बाद कुछ जल में रहने वाले जैसे मछलियां हैं, जलीय जीव हैं, इनको अलग कर दिया। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को अलग कर दिया, और इस तरह से रेंग कर चलने वाले जीव जंतुओं को अलग कर दिया। जो जल एवं थल में रहते हैं उनको अलग कर दिया गया। ये हम क्रम से आगे पढ़ेंगे, और आपको समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। हम देखते हैं कि सबसे पहले जो विटेकर थे, इन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण किया। जो 5 जगत का वर्गीकरण किया उसे आप फिर से रिकॉल कर सकते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। याद हो गया? अब याद हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। तो जो मोनेरा एक वो था, ये देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, ये एक जगत में बांट दिया, ठीक है ना, कि इस मोनेरा में जो जंतु आएंगे जिनके लक्षण ये होंगे ये मोनेरा में आ जाएंगे, जिनके लक्षण रंग, पोषण, उत्सर्जन, ये सब चीज़ें अलग अलग वो प्रोटिस्टा में आ जाएंगे, जिनके मैच करेंगे वो पादप में आ जाएंगे, जिनके दूसरे प्रकार के, मतलब एक एक विभाग में बांट दिया गया, ठीक है ना। विभाग आप समझ रहे होगे कि ये काले काले बच्चे हैं इनको एक तरफ कर दो, ये गोरे गोरे बच्चे हैं इनको एक तरफ कर दो, ये एक बराबर ऊंचाई के हैं इनको एक तरफ कर दो, इस तरह से अब, है ना, आप समझ सकते हैं। तो जो मोनेरा की अगर बात कहें तो मोनेरा में आखिर किनको रखा गया, तो जो प्रोकैरियोटिक जीव, कल मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं और यूकैरियोटिक, अगर नहीं पता है तो हमारा कोशिका संबंधित जो प्रश्न मैंने वीडियो अपलोड किया था कोशिका विज्ञान से संबंधित, उसे ज़रूर देख लें। एक बार मैं बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अविकसित होता है और यह सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, ठीक है ना, जैसे जीवाणु, विषाणु, ETC इत्यादि। इसके बाद हम देखते हैं कुछ साइनोबैक्टीरिया, कुछ आर्की बैक्टीरिया और कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ
इनमें भी इनको भी मोनेरा ही जगत में रखा गया। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटिस्टा की बात करें अगर, तो प्रोटिस्टा में एक ऐसे जीव जंतु आते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा, जीव जगत में बहुत सारे जीव होते हैं, कुछ एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का मतलब होता है जिनमें सिर्फ सिंगल सेल, एक कोशिका होगी बस, ओनली वन सेल। एक कोशिका मतलब एक कोशिकीय मतलब एक, और जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं, अर्थात अपन लोग, पेड़ पौधे, ये सब बहुकोशिकीय हैं, ठीक है ना, जिनमें ऊतक भी बन जाता है, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह ऊतक होता है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा का मतलब है एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक। एक कोशिकीय, एक वर्ड को समझना है। एक कोशिकीय समझ गए, एक सिंगल सेल, जलीय का मतलब जो जल में रहते हैं, और यूकैरियोटिक का मतलब कि ऐसे जीव जिनमें केंद्रक विकसित रहता है, ठीक है। इसमें से एक पॉइंट और देखेंगे, युगलीना इसी में आता है। कहते हैं युगलीना किस का सदस्य है, तो प्रोटिस्टा का सदस्य है, ठीक है ना। प्रोटिस्टा जगत में युगलीना को रखा गया। क्यों? एक तो ये इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि युगलीना जो है यह पादप और जंतु दोनों के बीच की कड़ी है। इसमें इसके जो कैरेक्टर हैं कुछ पादपों के पाए जाते हैं और कुछ जंतु के पाए जाते हैं। जैसे हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को रख देते हैं ना, कि उसमें सजीव के भी लक्षण और निर्जीव के भी लक्षण पाए जाते हैं। इसी प्रकार से युगलीना है, तो युगलीना भी आपका पादप और जंतु के बीच की कड़ी होती है, जो किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। इसके बाद कुछ प्रोटोजोआ हैं जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं या तो परपोषी होते हैं, मतलब या तो स्वयं भोजन बनाते हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे वे स्वपोषी होते हैं, और कुछ परपोषी होते हैं, जैसे अपन लोग, हम किसी दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक है ना। उत्पादक हैं पेड़ पौधे, लेकिन हम उपभोक्ता हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को आप मेरे वर्डों को याद रख के और उसे ढूंढते रहिए, उत्पादक, उपभोक्ता, है ना, ये सब आगे चल के हम आपको पढ़ा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं पादप प्लांट, तो आप जानते हैं ये सब यूकैरियोटिक होते हैं, और इनमें से कुछ शैवाल होते हैं जिन्हें एल्गी के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद ऐसे पादप जिनमें पुष्प हो लगते हैं, बीज बनते हैं, जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं, ये भी पादप आ जाएंगे आपके प्लांट में। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इस एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब पादप जगत का जब वर्गीकरण करेंगे तब आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। हालांकि जीवाणु भी इसी में आता है, क्योंकि जीवाणुओं में सेल वॉल होती है, ठीक है, इसीलिए वो प्लांट में रखे गए हैं। इसके बाद पादप हमेशा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यह भी आपको पता है, ठीक है। तो ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वे यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, तो वो किस में रख देंगे, पादप में रख दिया गया। ये विटेकर जी ने किया ये सब काम, ठीक है। इसके बाद कवक की बात करें, कवक की बात करते हैं तो ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, परपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, मतलब दूसरे पर आश्रित होते हैं, मृत चीज़ों को खाते हैं, मृतोपजीवी का मतलब, है ना। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवकों से जो प्रश्न पूछा जाता है, आखिर कवक की जो सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वह किस चीज़ की बनी होती है। जैसे मैंने बताया था जंतु कोशिका में जो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की पाई जाती है। इसके बाद मैंने बताया था पादप कोशिका में जो पादप सेल वाल है या कोशिका भित्ति है, वह सेलुलोज की बनी होती है। उसी तरह से जो कवक है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, यह भी याद कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जंतु। जंतु में हम देखते हैं कि ये बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात हम लोग जंतु बहुकोशिकीय हैं। इसके बाद इनकी जो कोशिका होती है वह यूकैरियोटिक होती है, और इनमें से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बता दी कि जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, मछली, है ना, आपके मेढक, सरीसृप, स्तनधारी, ये सब जीव जंतु किस में आ जाते हैं, जंतु में आ जाते हैं। और एक चीज़ बता दूं, अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई चीज़ें, क्योंकि अभी हम यहाँ भी अभी आगे चल के जंतु जगत का जब वर्गीकरण करेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों को अलग कर देंगे, चाहे वह मछली हो उसको अलग कर देंगे, मैमेलिया मतलब हम मनुष्य जो है उनको अलग कर देंगे, ज़मीन में रेंग के चलने वाले जीव जंतु रेप्टिलिया उनको अलग कर देंगे, है ना। और उभयचर अर्थात एम्फीबिया जैसे मेढक जल और थल दोनों में रहता है, उसे भी अलग कर देंगे। तो ये हम आगे करेंगे, लेकिन हमें क्या पढ़ना है अभी, विटेकर जो वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो जीव जगत का वर्गीकरण किया उसे 5 भागों में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। हमने जंतुओं में भी देखा कि पूरे जीव जंतु जो हैं एक तरफ रख दिए गए। स्तनधारी में हम लोग आ जाते हैं, उभयचर में मेढक आ जाता है, जैसे एम्फीबिया, सरीसृप में जो रेंग के चलने वाले जैसे घड़ियाल हैं। इसके बाद मगरमच्छ, मछली में आप जानते ही हैं कि मछली, स्तनधारी में अभी कन्फ्यूजन होगी कि व्हेल क्या है, व्हेल तो मान लीजिए स्तनधारी है जबकि मछली नहीं है, ठीक है। अभी वो जब हम किसी चीज़ को पढ़ लेंगे फिर कन्फ्यूजन जो आती है उसे दूर करेंगे, ठीक है।
यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ आज के लिए इतना ही। आपके लिए दो चीज़ हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं और उसे आपको होमवर्क के लिए मैं आप दे रहा हूँ, ठीक है। पहली ऐसी चीज़ है, जीवधारियों की कुछ शाखाएँ हैं। जीवधारियों या जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, ठीक है ना। आपको इसी चैप्टर में लिखना है, किसमें, जीवधारियों का वर्गीकरण। ये चैप्टर कौन सा है, जीवधारियों का वर्गीकरण। इसमें आपको जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, मिनिमम 10 आपको लिख लेनी है, जैसे एपीकल्चर, स्लेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, मतलब मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसे कहते हैं, रेशम कीट पालन का अध्ययन किसे कहते हैं, इत्यादि। और इसके बाद हम एक पॉइंट और आपको बता रहे हैं होमवर्क के लिए, जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम प्रश्न पूछा जाता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था, जैसे होमो सैपियंस, और मेढक का नाम क्या था, राना ट्रिगेना, और कुछ प्लांट हैं, आम का नाम क्या था, मैगीफेरा इंडिका है, गाय का नाम क्या था, बोस इंडिकस। इस तरह से आपको 10 नाम और लिख लेने हैं और लिखना ही है। मैं चाहूँ तो आपको बोल के भी लिखवा सकता हूँ, मुझे याद है वो सब चीज़ें, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि आप ढूंढिए और आप लिखिए, क्योंकि जब आप ढूंढेंगे तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा दिमागी कसरत होगी और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें जीव जगत का वर्गीकरण था और इसे अच्छी बारीकी से पढ़ लेना है। आज के लिए इतना ही, कल हम एक दूसरा टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।